आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। तारीख है 18 मार्च, दिन है गुरुवार और वक्त हो गया है आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर का। क्या है इस पॉडकास्ट में? इसमें है जिक्र पश्चिम बंगाल के आसमान में मंडराते चुनावी हेलीकॉप्टर्स का। आज पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बताएंगे कि कैसे किया उन्होंने अपने विरोधियों पर जुबानी हमला। साथ ही जानेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर शिक्षा, सड़क और रोजगार के मोर्चे पर कैसा रहा उनका रिपोर्ट कार्ड। इसके अलावा बात होगी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की एक ताज़ा रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर इंडिया की रिकवर करती इकोनॉमी को चोट पहुंचा सकती है। और फिर हम आपको बताएंगे कि अगले 1 साल में देश भर में सारे टोल बूथ क्यों खत्म हो जाएंगे। तो बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए अपने 148 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। असीम सरकार, मुकुल राय और राहुल सिन्हा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में अब केवल 11 नामों पर मुहर लगना बाकी रह गया है। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान अरुण गोविल ने कहा कि अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों के जजों से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचने को कहा है। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पीड़िता को राखी बांधने की शर्त के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने के फैसले को रद्द किया है। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर अकेले महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे देश में इस साल 102 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 35,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। महिला रेसलर गीता और बबीता की ममेरी बहन रितिका की मौत हो गई है। हरियाणा पुलिस ने मौत के पीछे खुदकुशी की आशंका जताई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और तांजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। मगुफुली के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगुफुली 2 हफ्तों से ज्यादा समय से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी नहीं देखे गए थे। पश्चिम बंगाल सहित 5 चुनावी राज्यों में हलचल लगातार तेज हो रही है। इन राज्यों के आसमानों में चॉपर्स काफी फ्रीक्वेंटली फ्लाई करने लग गए हैं। चुनावी प्रचार के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया पहुंचे। पहले उन्होंने मंच पर महिलाओं को सम्मानित किया और फिर चुनावी रैली में अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके खेला होबे वाले चुनावी पिच पर उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। सुनिए। खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ विकास होवे। एक ओर जहां चुनावी रणनीति और वादों का खेल है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल से बीजेपी के एक बड़े नाम ने चुनावी मैदान में हाथ न आजमाने का ऐलान किया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की। उन्होंने कहा कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे का क्या कारण है वो भी उन्होंने बताया। दिलीप घोष के मुताबिक उनकी पार्टी ने ये तय किया है कि चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके पास पूरे राज्य में प्रचार का जिम्मा है, इसलिए वो चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उधर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी हिंसा के बढ़ने की भी खबर बंगाल से अधिक फ्रीक्वेंसी में आने लग गई है।
प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। वहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला हो गया। आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा और इस हमले में भाजपा के कार्यकर्ता के सर फटने की खबर है। इससे पहले ही नॉर्थ 24 परगना के जगदल में क्रूड बम से हमले की खबर आई थी, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए थे। इस सब के बीच एक चीज जो लगातार रफ्तार पकड़ रही है वो है इलेक्शन कैंपेन। पीएम बंगाल के अलावा पड़ोसी राज्य आसाम भी गए, वहां भी चुनाव है। उन्होंने करीमगंज जिले में चुनाव प्रचार किया। इलेक्शन कमीशन ने जब से चुनाव की तारीख का ऐलान किया है, उसके बाद से ये मोदी का पोल बाउंड आसाम का पहला चुनावी दौरा है। लेकिन फिलहाल बात बंगाल की। वहां महिलाओं को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। पार्टी कोई भी हो, पीएम भी अपनी रैली में महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। वहीं टीएमसी के पास एक महिला फेस है जो राज्य की मुख्यमंत्री भी है और वो हर सीट से उम्मीदवार हैं, क्योंकि वोट दीदी के नाम पर ही मांगा जा रहा है। इसके अलावा खेला के आसपास बहुत कुछ बातें हुई। क्या बंगाल में शुरुआती कुछ फेसेस का चुनाव अब इसके पास ही घूमेगा? पूछा मैंने बंगाल चुनाव को कवर कर रहे हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू से। देखिए, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा ये खेला हॉबे है क्या। खेला हॉबे बेसिकली तृणमूल कांग्रेस का एक स्लोगन है। ये एक अनऑफिशियल तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है, एंथम सॉन्ग आप कह सकते हैं, जो गाना तृणमूल के युवा नेता 25 साल उनकी उम्र है देवांशु भट्टाचार्य ने लिखा था इसी साल जनवरी में। और उन्होंने ये रैप सॉन्ग लिखा था जिसके ऊपर उन्होंने पहले रिलीज किया इसको यूट्यूब पे, उसके ऊपर वो वायरल हो गई और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर डीजे म्यूजिक लगा दिया। और तब से ये इतना पॉपुलर हो गया है, इतना वायरल हो गया है कि सिर्फ राजनीतिक सभाओं में ही नहीं बल्कि शादी के प्रांगण में या जब सरस्वती पूजा का विसर्जन हुआ तब सब जगह पे खेला हॉबे का जो डीजे वर्जन है वो चल रहा है। और ये इतना पॉपुलर हो गया कि कुछ महीने पहले से, मतलब पिछले महीने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इसको इस्तेमाल जब करने शुरू कर दी, तब ये बन गया तृणमूल का ऑफिशियल स्लोगन इस बार का, खेला हॉबे। इसका मतलब है खेल होगा या हम खेलेंगे। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि खेलार माटे देखा होगा, मतलब आप अब मैदान पे उतरिए, हम देखेंगे। तो एक खेल की बात बार बार हो रही थी और इसी चीज का जिक्र आज प्रधानमंत्री के भाषण में भी देखने को मिला है, जब प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को तंज कसते हुए कहा कि दीदी बार बार खेलने की बात कर रहे हैं लेकिन हम नौकरियों की बात करते हैं। तो एक दूसरे तर्ज पर एक अलग तर्क बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मतलब ममता बनर्जी को घेरने की एक नई कोशिश आप कह सकते हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है आज। दूसरा सवाल मेरा यह है इंद्रजीत कि पीएम ने अपनी रैली में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की, जो अभी हमने सुनाया भी। बीजेपी सहित बाकी पार्टियां भी इस लाइन पर लगातार कोशिश कर रही हैं। क्या बीजेपी को महिला वोटर्स में पोटेंशियल दिख रहा है इसलिए वो इसे साधने में लगी हैं, और टीएमसी इसके मुकाबले में क्या कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महिला वोटर जो कुल इलेक्टोरेट है पश्चिम बंगाल के, उसके आधा महिला वोटर है। और सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, सभी पार्टी को महिला वोटर में उनको लगता है कि ये वोट बैंक बन सकती है, ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरेट है और यही कारण है कि सब महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार प्रधानमंत्री पीने का पानी जो पाइपलाइन से सप्लाई होता है उसकी बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो है केंद्र सरकार की उसकी बात करते हैं और उसी को ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में है। क्या अगर बीजेपी ये कह रही है कि उज्ज्वला जो योजना से लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है, लेकिन वो गैस चूल्हा जलेगा कैसे अगर 800-900 रुपए गैस का एलपीजी का दाम होगा? तो ये तृणमूल कह रही हैं। और तृणमूल कांग्रेस की ओर से अगर देखें तो उनका एक बड़ा वोट बैंक पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि महिला वोटर है, क्योंकि ममता बनर्जी का खुद का जो फैन फॉलोइंग है वो महिलाओं में काफी ज्यादा है, क्योंकि उनका करिश्मा, उनका रहन सहन, जिस तरह से बात करती है, उनमें एक प्रतिफलन जिसे कहते हैं, जो आम महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो काम करने वाली हैं, जो हर रोज निकलते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनमें उनका एक स्वरूप वो देखते हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी का जबरदस्त एक पॉपुलैरिटी है महिलाओं में। और हर एक रैली में ममता बनर्जी का हम यही देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है महिलाओं का। और यही कारण है कि ममता बनर्जी जब बात कर रही हैं, जब भाषण दे रही है, हर एक सभा में
वो ये बात कर रही हैं कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। महिलाएं जो घर में काम करती हैं, शायद वो किचन में काम कर रही हैं, उनको भी आगे आके ये लड़ाई लड़ना है, क्योंकि ममता बनर्जी इस लड़ाई को बंगाल की अस्मिता, बंगाल के अस्तित्व रक्षा की लड़ाई के तौर पे दिखाना चाहती है। क्योंकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस दिखा रही है कि बीजेपी एक दिल्ली का पार्टी है, एक बाहरी पार्टी है, और वो आके बंगाल को दखल करना चाहता है। और तृणमूल की ओर से इस बार ये ध्यान रखा गया है कि उनकी जो उम्मीदवार की लिस्ट है 294, उनमें से काफी महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये भी ध्यान में रखा गया है कि महिला वोट कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार, और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां महिलाओं को लुभाने की कोशिश में है। ये थे हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। और कल यानी 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने 4 साल हो जाएंगे और आज से ही उन्हें बधाई मिलना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि विगत 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। अब कल योगी आदित्यनाथ लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद लखनऊ के शिल्पग्राम में भी उनका एक कार्यक्रम है। तो 2017 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश में गुंडे और माफियाओं के लिए उनका संदेश साफ था कि या तो वो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध। महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। 14 जनवरी के दिन भर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उसमें भी गिरफ्तारियां कम हो गई हैं। वहीं राज्य में हाथरस और उन्नाव कांड जैसी घटनाओं ने जाहिर कर दिया है कि प्रदेश में ना तो महिलाओं की स्थिति सुधरी है और न ही राज्य में अपराध कम हुआ। हालांकि योगी ये कहते रहे हैं कि उन्होंने विकास के काम किए हैं। लाल फीताशाही और कानून व्यवस्था के चलते जो निवेशक यूपी में आने से डरते थे उनका आना अब बढ़ा है। तो किस तरह निवेश के लिए योगी सरकार ने इन 4 सालों में माहौल बनाया, इसे लेकर आज तक रेडियो रिपोर्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने पड़ताल की है और राज्य सड़क निर्माण और यातायात से जुड़ी योजनाओं का पूरा ब्यौरा जुटाया आज तक रेडियो रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव ने। तो सबसे पहले शिवेंद्र से जानते हैं कि इन 4 सालों में पिछली सरकारों की अपेक्षा कितना और किन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है और किस तरह यूपी में अब व्यापार करना सुगम हुआ है। सरकार आने के साथ ही उसने सबसे पहले फैसला किया कि निवेश करने के लिए तमाम जो निवेशक हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एकल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही जब पहला यूपी में इन्वेस्टर समिट किया गया सरकार आने के बाद, तो उसमें लक्ष्य रखा गया 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन पहली बार ही 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। 4 साल पूरे होने के बाद अब सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उसके एमओयू साइन हुए हैं और उसके आधार पर उनका टारगेट और बढ़ाया गया है और अगले साल यानी 5वें साल वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये जो एमओयूज हुए हैं और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो असली धरातल पे उतरेंगे। और खास बात यह है कि बहुत बड़ी मोबाइल बनाने की कंपनी जो कि पहले चाइना में सेटअप करना चाहती थी, लेकिन उसने भारत को चुना और भारत में भी उत्तर प्रदेश को चुना और उसने अपनी कंपनी नोएडा में शुरू कर दी। और इस तरह के तमाम ऐसे उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुए। तो ये जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है साफ तौर पे न सिर्फ जो है राजस्व की बढ़ोतरी होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये थे शिवेंद्र श्रीवास्तव। अब समर्थ से जानते हैं कि योगी सरकार ने रोड और यातायात की सुविधाओं के लिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन 4 सालों में काम किया है। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यूपी सरकार का कहना है कि पहला राज्य है जहां पर एक साथ 5 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर गांव, ब्लॉक, सब चीजों को जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। इवन आजादी के बाद 70 सालों बाद भी यहाँ प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लेकिन अब 8 हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं जहां से उड़ानें भरी जाएंगी। और अगर फिगर्स की माने तो 13 और हवाई अड्डे ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सप्रेसवे की बात करना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि काफी चर्चा में रहा है, काफी इसका एडवर्टीजमेंट भी यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। जो इनका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका निर्माण अंतिम चरण में है। आपको अगर उसके किलोमीटर की रेंज बताऊं मैं, तो लगभग 340 किलोमीटर लंबा ये बनने वाला है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है इनका बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जिसका भी निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और इसकी जो किलोमीटर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 290 के आसपास ये बताया जा रहा है। तीसरा आता है इनका गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि काफी बड़ा है, 594 किलोमीटर। आप समान के लगभग 600 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेस बनने वाला है और इसके निर्माण की
प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। तो वहीं 90 किलोमीटर लंबा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसका कार्य भी प्रगति पर है। इनके मुताबिक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल गई है, हालांकि उस एक्सप्रेसवे पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2017 से अब तक लगभग 13,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा आगरा एक्सप्रेस से जो पहले से बना है उसमें भी कई चीजें करने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स आगरा एक्सप्रेस से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो फूड पॉइंट्स हैं वो बढ़ाने की बात चल रही है। अभी कुल मिलाकर 4 फूड पॉइंट्स हैं, 2 एक साइड हैं और 2 एक तरफ हैं। अब उनमें 4 और ऐड करे जा रहे हैं, यानी कि अब 3 एक तरफ और 3 एक तरफ बढ़ा के 6 करे जा रहे हैं। इन फूड पॉइंट्स को बढ़ाने का मतलब ये है और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आगरा एक्सप्रेस में एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं और फूड पॉइंट्स होने की वजह से आदमी वहां पर रुक कर चाय पानी कर सकता है। इस वजह से ये चीज अभी धरातल पर तो नहीं उतरी है, पर ये इसकी चर्चा है कि ये चीज अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए भी एक कदम आगे उठा रही है। अच्छा समर्थ, योगी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती आई है उन पर उनसे पहले के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे कि वो उनकी योजनाओं का सिर्फ फीता काट रहे हैं। अब 4 साल बाद जब इन योजनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी या उनके विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, अखिलेश यादव का कहना यही रहा है कि जो भले आगरा एक्सप्रेस वे रहा हो उनका या फिर बुंदेलखंड या पूर्वांचल, उनका कहना है कि जितने भी एक्सप्रेस वे बना रहे हैं शुरुआती नींव अगर रखी थी वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी। आपको समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जूही सिंह ने भी यही कहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं योगी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कहा है कि कार्य की प्रगति हो रहा है, कार्य चल रहा है। ये सब पुलिंदे भारतीय जनता पार्टी के मायावी आंकड़ों और 4 साल की शून्य उपलब्धि का तथ्यात्मक प्रमाण है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, अधिकतर जमीन अधिग्रहण, बजट का प्राविधान अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थी ये सारी चीजें, यहाँ पर वो नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि एयरपोर्ट की मंजूरी उन्होंने दी, गड्ढा मुक्ति की अभी तक पूरी नहीं हुई है, सड़कों का जाल, लखनऊ मेट्रो का निर्माण, अन्य मेट्रो को मंजूरी, ये सब जब अखिलेश सरकार थी तब ये सारी इन ढांचों की जो स्वीकृति थी वो उनकी तरफ से दी गई थी। ऐसा नहीं खाली समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर जो है कटाक्ष किया है, कांग्रेस में भी जो है इसका विरोध किया। जो 4 साल की चीजें जो भी सरकार गिना रही है उसको लेकर जो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए सीधे कटाक्ष किया है 4 सालों पर और कहा है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ झूठ, छल, कपट और प्रपंच की राजनीति कर रही है और हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने 4 साल में काम किया है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। ये थे समर्थ श्रीवास्तव। अजी सुनते हो? सुनो 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 सुनो, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। सुनिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले साल मार्च के महीने में यही वो हफ्ता था जब कोरोना का कहर बढ़ रहा था। साल भर बाद हम आज फिर उसी स्थिति में आ गए हैं। कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अकेले महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहां कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गाजियाबाद, नोएडा में धारा 144 लगी है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर इंडिया की रिकवर करती इकोनॉमी को चोट पहुंचा सकती है। कोरोना ने ऑलरेडी इकोनॉमी को नेगेटिव ग्रोथ में ढकेल दिया था और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में पार्शियल लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं इससे इकोनॉमी फिर प्रभावित हो सकती है। एक और बात यह है कि कोरोना के केसेस खासतौर पर जहां बढ़ रहे हैं वो राज्य इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रांग है। कोरोना के आंकड़े केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, केरल में भी बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी अभी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, एक रिकवरी मोमेंटम बन रहा है। तो क्या ये पार्शियल लॉकडाउन्स और कोरोना की दूसरी लहर इस मोमेंटम को धक्का पहुंचा सकती है? मैंने बात की आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी से। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हमने लॉकडाउन के कारण ही, पार्शियल और फुल लॉकडाउन के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी गहरी और तीखी मंदी देखी थी। अभी रिकवरी को मजबूती नहीं आई है लेकिन थोड़ी थोड़ी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इससे 2 तात्कालिक असर दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज तो ये कि कोरोना की जो सेकेंड वेव का सर्ज दिख रहा है वो उन राज्यों में दिख रहा है जहां पर आर्थिक गतिविधियां काफी तेज हैं, जैसे महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में अगर कई जगह लॉकडाउन होता है या पार्शियल लॉकडाउन होता है
या कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं तो इसका असर मैन्युफैक्चरिंग पर उस इलाके से आने वाले सामानों पर पड़ेगा। दूसरी जो गतिविधियां जो दूसरे प्रमुख राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ शायद आर्थिक गतिविधियों पर उतना असर न पड़े, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर काफी चिंता है। केरल में भी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि कोविड लॉकडाउन को दोबारा लगाने की नौबत आ रही है और सेकेंड वेव का खतरा है, महंगाई सर पर खड़ी हुई है। आमतौर पर लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन कई सारी सामानों की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं और वो आपूर्ति इस समय प्रभावित होना, सप्लाई कम होना, कई सारे ऐसे बाजार जहां लॉकडाउन नहीं भी होगा वहां पर कीमतों को बढ़ाएगा और इस समय जबकि लोगों के पास कमाई नहीं है, मंदी है, कारोबार नहीं है, तो उनकी जिंदगी मुश्किल करेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण असर पड़ने वाला वो ये कि रिजर्व बैंक ने जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी थी, यानी बड़े पैमाने पर बाजार में पूंजी छोड़ रहा था कर्ज सस्ता करने के लिए, उसे खत्म करने का वक्त आ गया था क्योंकि रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त पैसा दे दिया गया है इकोनॉमी में और महंगाई बढ़ने की संभावना है। वो प्रक्रिया भी अब आगे लंबी समय तक चलेगी, यानी रिजर्व बैंक को और ज्यादा पूंजी बाजार में रखनी पड़ेगी, जिसका असर में महंगाई के तौर पर समझ में आएगा। तो तात्कालिक तौर पर इस दोबारा लॉकडाउन होने के या सेकेंड वेव के दो बड़े असर है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर महंगाई बढ़ने के तौर पर हमें तत्काल सामने नजर आएगा और इसका असर अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसको वो धीमी होती जाएगी, खासतौर से उन राज्यों में जहां लॉकडाउन होने की संभावना है। अंशुमान जी, अभी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है और अगर आने वाले टाइम में इकोनॉमी को झटका लगता है तो जॉब्स पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा? अभी इकोनॉमी का स्टेटस ये है कि रिकवरी नहीं आई है। नवंबर दिसंबर के महीनों में जिस तरीके की थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दी थी, जनवरी फरवरी में वो काफी तेजी से गिरी है। हमने कोर सेक्टर के जो आंकड़े देखे हैं, बाकी आंकड़े देखे, सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज में थोड़ी रिकवरी आ रही है जहां कामकाज दोबारा शुरू हुआ है। तो इसलिए अभी ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कॉन्ट्रैक्शन के मोड में ही है। रिवाइज आंकड़े जब हमारे पास आएंगे तो पता चलेगा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी 9% है, -8% नीचे बंद हुई जीरो से, ये साल कैसे खत्म हुआ। तो अभी वो ताकत नहीं आई है और जो मैंने कहा पहले कि इसका असर ये दिखाई देगा कि जो आप थोड़ा बहुत बिजनेस प्लान नए सिरे से शुरू कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, शॉप करना चाहते थे, स्टॉकिंग करना चाहते थे आगे की डिमांड के लिए, वो सारे लोग अब रुक जाएंगे क्योंकि अनिश्चितता जो होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से प्रभावित होती है। ये थे आर्थिक मामलों की जानकार और इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के संपादक अंशुमान तिवारी। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात अगले एक साल में हमारे आसपास होने वाले एक बड़े बदलाव की। अगर मैं आपसे बताऊं कि अगले एक साल में देश से सारे टोल बूथ खत्म हो जाएंगे तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? आपका ध्यान मेरे वर्ड टोल बूथ पर जाना चाहिए। टोल नहीं खत्म होगा, टोल बूथ खत्म हो जाएंगे। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में दी। साथ ही उन्होंने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी जानकारी दी। उसके क्या हाइलाइट्स रहे वो भी बताएंगे, लेकिन पहले बात टोल वसूली में होने जा रहे बड़े बदलाव की। अभी मैक्सिमम वहां पर फास्ट टैग से टोल लिया जा रहा है या फिर कैश में, तो नई व्यवस्था कैसी होगी और टोल कलेक्शन को लेकर सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, सुनिए नितिन गडकरी ने क्या बताया। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा, एक साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे, हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। और दूसरी बात जो है कि इसके बाद टोल के बारे में आपको जीपीएस जो लगेगा, तो अभी नए गाड़ियों में लग कर आ रहा है और पुरानी गाड़ियाँ जिसमें जीपीएस नहीं, वो हम अपने तरफ से फुकट में लगा देंगे, वो जीपीएस भी आपको लग जाएगा और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये निकल जाएगा। मतलब अब फास्ट टैग की जगह जीपीएस ले लेगा और सब कुछ अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा। यानी फास्ट टैग के बाद अभी जो टोल पर कुछ सेकंड्स के लिए हमें रुकना पड़ता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये कैसे काम करेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फास्ट टैग को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सुनिए जिसे खुद नितिन गडकरी ने सदन को बताया। अभी इस समय कोविड के कार्यकाल में हमारा टोल का इनकम 24,000 करोड़ साल का था
वो 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था, पर अध्यक्ष महाराज हमने एक फास्ट ट्रैक लाया और 93% फास्ट ट्रैक अब लागू हो गया। अब 7% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो डबल टोल भर रहे पर फास्ट ट्रैक नहीं लगा रहे, हम फुकट में दे रहे तो भी नहीं लगा रहे। उसके पीछे रहस्य क्या है उसके एक डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, पर अभी मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो 7% पे पुलिस कार्रवाई करो, ताकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये थे नितिन गडकरी। अब बात उस जीपीएस सिस्टम की जिसके जरिए आने वाले समय में टोल वसूला जाएगा। कैसे करेगा ये काम और क्या ये सिर्फ आपको टोल वाली सड़क पर ट्रैक करेगा या बाकी सड़कों पर भी, बता रहे हैं वॉट कार इंडिया के लिए ऑटो इंडस्ट्री की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार ध्रुव। इसमें आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी में एक नया जीपीएस सिस्टम फिट होगा। कमर्शियल गाड़ियों में ये ऑलरेडी आ रहा है, पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार कह रही है कि वो लगाएंगे उनमें फ्री में, बाकी नई गाड़ियों में ये खुद आपको लगवाना पड़ेगा और कुछ गाड़ियों में पहले से ही आ रहा है। ये हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा अगर आप चाहे अपने शहर में चला रहे हैं या हाईवे पे चला रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि जो आप इमेजिनरी टोल बूथ आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि फिजिकली तो टोल बूथ रहेगा नहीं फ्यूचर में, तो आप जैसे ही वो थ्रेशहोल्ड पार करेंगे, समझ लीजिए सीमा रेखा आपने पार कर दी, तो उसके बाद ये आपके फास्टैग सिस्टम को बता देगा कि यहाँ से पैसे काट लीजिए। तो आपका जो पेटीएम या फिर आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड होगा फास्टैग अकाउंट से, वहाँ से डायरेक्टली पैसे कट जाएंगे जैसे ही आप टोल बूथ या फिर बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं। और जो हमारा वेट टाइम बढ़ जाता है वहाँ पे हाईवेज पर, जहाँ पे टोल बूथ पे बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो भी बच जाएगा। तो आपका टाइम और फ्यूल दोनों बच सकता है। थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो टोल बूथ के मैनेजर होते हैं, मतलब टोल बूथ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो खत्म हो जाएगा। बट इससे सरकार आपसे डेफिनेटली मतलब पूरी तरह से टोल टैक्स वसूल कर लेगी, क्योंकि हमने देखा है कुछ कुछ लोग टोल टैक्स इवेड भी कर जाते हैं, कहीं कभार निकल जाते हैं। तो इससे आपके ऊपर सरकार का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड होगा। और जो कंफ्यूजन लोगों को आ रही है कि गाड़ी से फास्टैग हट रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें रहने वाली हैं। आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी रहेगा और फास्टैग भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ काम करेंगे, तभी ये काम पॉसिबल हो पाएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आज काफ़ी बज़ है ध्रुव। पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, नियम में किस तरह के बदलाव हैं, इस बारे में कुछ डिस्कशंस भी हुए आज लोकसभा में, लेकिन इसमें पूरी तरह से क्या निकल कर आया है, क्या जानकारी है पब्लिक डोमेन में और कैसी तस्वीर बन रही है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की? तो ये शायद 2022 तक इम्प्लीमेंट हो जाए, बट इस समय के लिए नितिन गडकरी जी ने जो बोला है उसके हिसाब से ये है हाइलाइट्स की आपकी गाड़ी अगर स्क्रैप हुई तो उसका 4 से 6% का आपको एक्स शोरूम मिल जाएगा आपके स्क्रैप के लिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो आपकी स्क्रैप्ड हुई गाड़ी के लिए आप अगर नई गाड़ी लें उसका सर्टिफिकेट निकाल के, तो आपको मे बी रोड टैक्स पर थोड़ा रिबेट मिल जाए या फिर उस पर 25% तक का मिल जाए रिबेट, और कमर्शियल पर 15% तक का मिल सकता है। बाकी डिस्काउंट भी मिल सकते हैं इन्हीं पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप सर्टिफिकेट निकाल के, बट ये सोलली आपकी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो ना करें तो इसमें सेंटर का शायद हाथ ना हो। और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी अगर आप री रजिस्ट्रेशन करें तो उनकी आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की जो फी है वो भी बढ़ा देंगे, तो लोगों को मतलब ऐसा लगे कि वो रादर अपनी पुरानी गाड़ी को रिन्यू करने की जगह स्क्रैप ही कर दें। तो सरकार का काफ़ी उन्होंने दिखाया है मोटिव कि वो पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने नहीं देना चाहते हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पे एडिशनल ग्रीन टैक्स भी लगने वाला है, और जो गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल कर जाए तो उसको डी रजिस्टर भी किया जा सकता है। मतलब रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं फ्यूचर में पुरानी गाड़ी के ओनर्स के लिए। और नई गाड़ी की खरीदारी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा 5% तक का डिस्काउंट पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में मिल सकता है। और ये सब मतलब काफ़ी इम्प्रूव्ड वो है कि आप नई गाड़ी लें, पुरानी गाड़ियां सड़कों पर से निकलें, इनका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि नई गाड़ियां काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हैं, पोल्यूशन भी कम फैलाती हैं। तो उस हिसाब से इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है ही, और साथ ही साथ कार बाजार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में काफ़ी गिरावट देखी है इन्होंने, तो इस इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी बूस्ट होगा इस हिसाब से।
फिलहाल दिन भर में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। प्रोग्राम से जुड़ा अगर कोई भी फीडबैक आपके पास हो तो radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए और अपना कीमती फीडबैक दीजिए। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने और इसके प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे। इसी के साथ मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।